सुंदर, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि 6.5 साल में भारतवर्ष का नाम इतना नीचे गिरा दिया इस प्रधानमंत्री ने। यानी इनके पास सोच नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई समझ नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, और ये पूरे 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाते फिर रहे हैं। ये मतलब सारे दिन रात इनका काम क्या है? शब्दों के नए नए मीनिंग निकालना। अरे इसके लिए तो कवि बहुत है हमारे देश में, एक से एक बढ़ चढ़ के कवि हैं। उनको बताओ, वो निकाल देंगे आपको, उनके पॉजिटिव निकालने, नेगेटिव निकालने, वो निकाल देंगे। आप काम करो ना जिसके लिए बैठे हो। हालांकि वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो संवैधानिक प्रधानमंत्री नहीं है, वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, वो ईवीएम द्वारा बटन दबा करके आए हुए प्रधानमंत्री हैं। अगर ये जनता द्वारा चुने होते तो ऐसी हरकत कभी नहीं करते। उनकी देखिए, जो जनता द्वारा चुना होगा उसकी कोई औकात नहीं है कि वो जनता के हित में काम ना करे या जनता की बातों को ना सुने। जिस तरीके से आज 77 दिन से किसानों को जो दर्द दे रखा है, दर्द तो इन्होंने एक्चुअली देखा दे तो जून में दे दिया था। जून में काले अंधेरे में, कोरोना महामारी के आड़ में इन्होंने ये काले कानून बनाए थे, 3 काले कानून, और क्या कहा था कि ये किसानों को हम तोहफा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अपने। अरे तुम किसान को जहर दे रहे हो, ये तोहफा नहीं है, जहर था ये किसान की बर्बादी के फरमान थे, और ये उसी की रोटी खा रहे हैं। वही किसान इनको कमा करके, खून पसीने की कमाई करके इनको रोटी खिला रहा है, और ये उसी किसान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि ये उनको किसान मानते ही नहीं है। 6.5 साल में मीडिया का सामना नहीं किया इन्होंने, क्योंकि मीडिया का सामना करेंगे तो बताना पड़ेगा ना क्या किया है, क्या बताएंगे। इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, ना करने के लिए है ना बताने के लिए है। और देखिए, ये इन किसानों को किसान नहीं मानते हैं, ये मानते हैं 3 उद्योग घराने, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, इनके लिए 3 किसान हैं, और उनसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया ले रखा है। और उनको ये वचन दिया था कि हम भारतवर्ष आपके हवाले कर देंगे, आपके चरणों में बिठा देंगे भारतवर्ष को। ये संभव नहीं है सुरेंद्र, ये इनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की बनाई हुई मेहनत की, खून पसीने की, ये भारतवर्ष को खड़ा किया है। ये ज़मीनें जो बना रखी हैं, देखिए आज़ादी के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। उन्होंने हार्ड अर्न मेहनत की है, खूब मेहनत की है, तब कमाया है। आज ये उसको छीनना चाह रहे हैं, किसके लिए? क्योंकि इनका एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा जग जाहिर है। ना इन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान किया है, ना इन्होंने कभी लाल किले का सम्मान किया है, ना इन्होंने कभी देशवासियों का सम्मान किया है, तो किसान का तो करना ही कहाँ था। किसान को तो ये गंवार समझते हैं, इनको ये पता नहीं अगर देश में मजबूत वर्ग है तो किसान है। और मैं इनका साथ साथ धन्यवाद भी करूँगा सुंदर, ये 3 काले कानून लाए। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसने हमको इकट्ठा कर दिया, एक जगह एक मंच पर ला दिया इन्होंने, वरना देश बर्बादी के कगार पर पहुँच गया था। 6.5 साल में काफ़ी कुछ लूट लिया इन्होंने, और लूटने की उसमें प्रक्रिया में अचानक किसान की धरती के ऊपर इनकी नज़र चलेगी, और वो धरती सोचा इनके बिल बना करके किसान को जो है ना ज़मीन रहित कर देते हैं, और किसान की ज़मीन अपने उद्योग घरानों को। यानी देखिए, एक तरफ ये क्या बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री का शब्द नहीं है, अरे हम क्या लेके आए थे, झोला उठा के चले जाएंगे। शर्म आनी चाहिए, एक देश का प्रधानमंत्री बोलता है झोला उठा के चले जाएंगे। कौन सा झोला उठाएंगे आप, और क्या है उस झोले में? आप झोले की तलाशी देंगे प्रधानमंत्री महोदय। और सुंदर, एक चीज़ और बताता हूँ, ये अंत तो ये सरकार दोबारा आने लायक नहीं थी, दोबारा तो 100% ईवीएम से आई है, और जिस दिन से आई है जनता उसी दिन से दुखी है। पहले कार्यकाल में इन्होंने दिखा दिया था, ये झूठ के आधार पर बनी है, साजिशों की सरकार है, इनके पास दिखाने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। ये जिस दिन से आए हैं बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अपने अंत की शुरुआत खुद कर दी इन्होंने, खुद कर दी। और ये सोच रहे किसान अनपढ़ हैं। पहले हमारे किसान बहुत भोले होते थे, पढ़े लिखे कम होते थे, लेकिन आज इन्होंने तो झूठ बोल करके किसान को बर्बाद कर दिया। यानी किसान के जो बच्चे हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां ले गए, नौकरियां हैं नहीं, जबकि इन्होंने बोला था 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। कहाँ गई वो नौकरियां? नौकरियां देने की बजाय छीन ली। तो वो किसान के बच्चे, जो बेटे किसान के बेटे बेटी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए थे, आज वो कृषि में उतर गए हैं मजबूरी में। क्या करें, क्योंकि इन्होंने तो नौकरियां दी नहीं है, तो उन्होंने अपने माँ बाप की जो पुरखों की जो ज़मीन जायदाद का जो काम था उसको पकड़ लिया। अब ये कह रहे हैं कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, ये बिल जो हैं उनको समझ में नहीं आ रही। लेकिन प्रधानमंत्री की चिंता असली ये नहीं है, असली चिंता उनकी ये है कि बिल समझ में आ गए हैं, किसान की समझ में आ गए हैं बिल। बीमारी ये है, ये समझते नहीं आ रहे तो इनको नहीं आ रहे हैं। देखिए, किसानों ने इन बिलों को पढ़ लिया, इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है, सरकार ने नहीं, इन्होंने थोड़ी बनाया है। ये बिल उद्योग घरानों ने बना के इनके हवाले कर दिए, ठप्पा लगाने के लिए वो ठप्पा इन्होंने लगा दिया। ना इनके कृषि मंत्री को पता है ABCD इस बिल में क्या लिखा है। और कृषि मंत्री राज्यसभा में पूछ रहे थे कि आप बताइए इनमें काला क्या है। मैं पूछता हूं कृषि मंत्री महोदय, अगर आप में हिम्मत है अपने आका के खिलाफ जाने की, अपने बॉस के खिलाफ जाने की हिम्मत है, तो आप बताइए मुझे इसमें सफ़ेद क्या है, बताइए सफ़ेद क्या है। अगर आप कृषि मंत्री हैं देश के, शर्म आनी चाहिए कृषि मंत्री को, अपने आप को कृषि मंत्री कहलाते हैं, और कृषि के नाम की उनको कुछ पता ही नहीं है, कृषि क्या चीज़ होती है, कृषि बिल में क्या लिखा उनको मालूम ही नहीं है। ये गुलामी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री महोदय ने साफ साफ इशारा कर दिया था, ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। उन्होंने आते ही बता दिया था प्रधानमंत्री नहीं, मैं चौकीदार हूँ। हम लोग समझ नहीं पाए, वो चौकीदार हैं किसके? उद्योग घरानों के।
तो आदेश वहाँ से आ रहे हैं, जो नियम बन रहे हैं, जो भी कुछ बन रहा है, ये किसानों के बिल भी वहीं से बन के आए। उन्होंने, इनके आकाओं ने बना के दिया है, जिनके ये चौकीदार हैं उन्होंने बना के दिया, इन्होंने केवल ठप्पा लगवाया है, वो संसद से लगवा दिया। और देखिए सुरेंद्र, ये कोई अकेली सरकार का दोष नहीं है, विपक्ष पूरी तरह से शामिल है इसमें। अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो राज्यसभा से कैसे पास होगी, कैसे पास हुए? राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं है, लेकिन वहाँ ये पास हुए हैं। कैसे हुए हैं? ये धांधलेबाजी है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज विपक्ष यहाँ करके बोल रहे हैं हम किसानों के साथ खड़े, शर्म आनी चाहिए इनको। अगर ये किसानों के साथ थे तो ये बिल कैसे पास हुए? और देखिए प्रधानमंत्री महोदय ने एक और बोला है, एक चीज़ और बोली है इन्होंने, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने दिया है, उसका एक दूसरा मीनिंग निकाल दिया। दूसरा क्या? डिस्ट्रक्टिव, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, FDI का दूसरा मीनिंग निकाल दिया। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री महोदय, विदेश की बात कहां से आ गई? ये तो IDI है, IDI, इंडियन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, जो आपकी है। आप देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इनको RSS से एजेंडा मिला हुआ है और उस एजेंडे के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। ये देश को छोड़ नहीं चाह रहे हैं। ये इनके तो देखिए देशद्रोही हैं ये एक्चुअली, और ये देश को 140 करोड़ लोगों को देशद्रोही बोलते हैं। देशद्रोही कौन होता है? इनसे कोई इसका मीनिंग समझे। देशभक्ति और देशद्रोही का नई परिभाषा इन्हीं के पास है। यानी देश के खिलाफ काम करो तो वो देशभक्त है, और जो देश के हित में काम करे तो उसको ये देशद्रोही बताते हैं। जी मलिक साहब, किसान आंदोलन के अंदर EVM को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं, तो काला कानून अलग है, EVM अलग है, ये दोनों का मिश्रण कैसे हो रहा है? नहीं, मिश्रण है सुरेंद्र इनका, ये दोनों एक ही हैं। एक कैसे हैं? अगर ये EVM की सरकार नहीं होती तो काले कानून नहीं लाती, ये जनता के प्रति जवाबदेह होती, जनता को इसको जवाब देना था। ये क्योंकि EVM की है इसलिए काले कानून ले आए। तो EVM और काले कानून का डायरेक्ट संबंध है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। EVM और काले कानून मिले हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जवाबदेह नहीं है, देश के प्रति इनकी कोई जवाबदारी नहीं है। इनकी जवाबदेही है केवल 3 उद्योग घरानों की तरह, उनको बसाने के लिए, उनको आबाद करने के लिए किसान को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं था किसान इतना मजबूत है, किसानों के बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, वो खड़े हो गए हैं, अपने माँ बाप के आगे सीने तान के खड़े हो गए, पढ़े लिखे, वो बिल पढ़ लिया और वो कह रहे प्रधानमंत्री आ करके बताएं। और मैं भी चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री महोदय को, आप आधे घंटे हमारे साथ आ जाइए, आप ही के चैनल पर आ जाएं। पसीने पेंट में से नहीं निकाल दिए तो हम अपना नाम कभी सामने नहीं आएंगे। पतलून में पसीने निकाल देंगे प्रधानमंत्री का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चैलेंज करता हूं मैं SM न्यूज़ के माध्यम से। आप आइए, अगर प्रधानमंत्री महोदय में जरा सी भी मर्यादा बची है तो आइए। प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को गिरा दिया इन्होंने, खत्म कर दिया। सुंदर, ये इतना सम्मानित पद है, इतना सम्मानित पद है, इन्होंने उसको गिरा दिया है। ये केवल एक पार्टी के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं, या RSS के प्रधानमंत्री बन के रह गए, या फिर उद्योग घरानों के, क्योंकि नाम के लिए है, ये केवल दस्तखत करने के लिए सरकार वो चला रहे हैं जो कभी वोट डालने जाते भी नहीं, और वोट की तो इनको वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि EVM की सरकार है। तो ये किसी भी हालत में संवैधानिक सरकार नहीं है। और अब किसानों का मकसद केवल काले कानून रद्द कराना नहीं है। सुंदर, अगर ये आते ही कर देते, देखिए जब ये चले थे किसान, पंजाब में 2 महीना बैठे रहे, हरियाणा पंजाब में, इनको दिखाई नहीं दिए, तो किसानों ने सोचा नज़र कमज़ोर है प्रधानमंत्री की, कान भी कमज़ोर हैं, तो उन्होंने सोचा हम दिल्ली में आकर के, संसद के नज़दीक आकर के इनको बताएंगे, वहाँ से सुन भी जाएगा। लेकिन इन्होंने गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। पंजाब पार करते ही हरियाणा में एक खट्टर की सरकार है, उन्होंने सड़क में गड्ढे खोदे, उनको नहीं मालूम था ये गड्ढे उनकी कब्र साबित होंगे। अब ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वही गड्ढे इनकी कब्र साबित होंगे। और बॉर्डरों पर आज क्या हालात कर रखे हैं, यानी अगर ये हालात, ये हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं दुश्मन देशों के साथ, अगर वहाँ किए होते तो हमारे जवान शहीद होने बंद हो जाते। जो रोजाना शहीद हो रहे हैं, उग्रवादी आकर के मार रहे हैं, 20 जवान हमारे चाइना में 20 जवान मरवा दिए। और प्रधानमंत्री महोदय की इनकी मर्दानगी देखिए आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाइना का शब्द इनके मुंह से कहलवा दो, आप नहीं लेते, ये चाइना का शब्द नहीं लेते। 20 जवान मारे गए वहाँ हमारे, इनकी नालायकी की वजह से। खाली हाथ भेजा उनको, क्यों भेजा खाली हाथ? और अगर इसी टाइप के जो ये सरिया गढ़वा दिए सड़कों में यहाँ पर, ऐसे वहाँ लगवा देते, वो उनकी आने की हिम्मत नहीं होती। वहाँ नहीं लगवाएंगे, ये किसानों के लिए लगवाएंगे, क्योंकि किसान दुश्मन है इनका, किसान इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज देखिए 3 बार तो रोटी वो भी खाते हैं, 3 बार खाना प्रधानमंत्री भी खाते हैं। शर्म नहीं आ रही है? जिसका खा रहे हो उसी को तड़फा रहे हो। देखिए गरीब मजदूर, ये दोनों वर्ग कमज़ोर वर्ग हैं, मजदूर और गरीब दोनों, और दोनों किसान के साथ समाहित हैं, क्योंकि किसान के साथ लगेंगे, किसान की अच्छी किसानी चलेगी तो गरीब भी उसके साथ काम करता है, मजदूर भी करता है, तो वो दोनों आबाद रहेंगे। और चौथा वर्ग जो है जवान, जवान कौन है? आप नज़र उठा के देख लीजिए, आप एक आदमी मुझे बता दीजिए, किसी उद्योग घराने का कोई बेटा या बेटी सेना में आज तक गया है, या किसी नेताओं का बेटा बेटी गया है, या ब्यूरोक्रेट्स का जो सरकार के साथ मिलकर ये जो धांधलेबाजी है, ब्यूरोक्रेट्स इनमें शामिल हैं, वो दोनों, वो बिल्कुल। और तीनों का कोई बेटा बेटी आज तक सेना में गया तो बताइए? ये तो खुद कहते हैं फौजी तो मरने के लिए होते हैं, तो शर्म आनी चाहिए। तो जवान और किसान
ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जवान और किसान। सचमुच जय जवान जय किसान का नारा था। और आज की सरकारों के लिए खास करके ये 6.5 साल से जो बैठी है, ये बोल रहे हैं मर जवान मर किसान, लेकिन नहीं, अब जवान और किसान नहीं मरेंगे, अब सरकार को मरना होगा। अब उसका खामियाजा जो है सरकार को भुगतना होगा सुरेंद्र। और किसानों की ये प्रायोरिटी बदल गई है। काले कानून तो रद्द होंगे, नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, सरकार को ख़त्म करेंगे और दूसरे ईवीएम को ख़त्म करके दूसरी सरकार संवैधानिक तरीके से चुन के आएगी, जिसमें गरीब मजदूर जवान और किसान चुन के जाएंगे, जो सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे। आज जो बैठे वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो गुंडे बदमाश बैठे हैं, वो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए अपनी आकाओं की सेवा करते हैं। किसान को अगर किसी ने पीड़ा दे दी है, वो देश के हित में कभी काम कर ही नहीं सकता है। जिसने किसान को तड़फा दिया उसने पूरे देश को तड़फा दिया। और ये तो किसी के हुए नहीं है, ये अपनी बीवी के नहीं हुए, अपने बीवी के नहीं हुए, अपने परिवार के नहीं हुए। इनकी कहानियां तो बहुत लंबी लंबी सुनते तो कहते हैं मैंने देश के लिए सबको छोड़ दिया। हाँ, इसने सबको छोड़ दिया क्योंकि ये चोरी करके भागे थे घर से। इनकी देखो, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये कहानियां हैं, ये अखबारों में भी निकली हैं, कई जगह पर आई हैं, रिकॉर्डेड नहीं है कि ये घर से चोरी करके भागे थे। ये जो बोलते हैं ना, मैं स्टेशन पर चाय बेचता था, ये जब जो इनकी उम्र थी, जब चाय बेचने की उम्र जो बता रहे हैं, तब तो वहाँ स्टेशन था ही नहीं, तो चाय कहाँ बेची इन्होंने। तो ये झूठ का सहारा लेकर चल रहे हैं, बहुत लंबी लंबी झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ। आप इनके सुंदर, मैं एक निवेदन करूँगा, आप इनके जो 2014 के चुनाव से पहले जो भाषण थे, आप उन भाषणों को निकालिए, सुन लिए, पूरे देश को शर्म आ जाएगी। क्या एक देश का प्रधानमंत्री इतनी झूठ बोल सकता है? पहले के भाषणों में इनमें अब देखिए, इन्होंने राज्यसभा से अभी 2 दिन पहले एक भाषण और उसमें एक और कोट किया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बड़े अच्छे इंसान थे, वो लाना चाह रहे थे इनको, इन बिलों को वो लाना चाह रहे थे क्योंकि वो किसान को ऊंचा उनकी तरक्की कराना चाह रहे थे। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री महोदय, अगर ये बिल इतने अच्छे थे और मनमोहन सिंह ला रहे थे तो आपने विरोध क्यों किया था? इसका मतलब आप देशद्रोही थे? तो आप किसान के हक दुश्मनी किसान के साथ उसी दिन से, जब मनमोहन अगर लाना चाह रहे थे तो आपने विरोध क्यों किया? और अगर आपने विरोध किया, इसका मतलब खराब थे ये कानून। आपने प्रधानमंत्री का सच्चे तौर पे अगर ये विरोध किया था कि ये किसान को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उस टाइम इनके 2 मंत्री जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, उन दोनों के बयान हैं। सुषमा स्वराज ने यहाँ तक कहा था कि आड़ती जो है वो किसान का एटीएम है। ये हमारे एटीएम बैंकों के बाद में आए हैं, वो आड़ती तो पहले से एटीएम है, जब मर्जी रात को भी जाकर किसान पैसा लाते थे क्योंकि फसल वहीं जाती थी उनकी। तो ये अगर इतना बता करके इन्होंने जस्टिफाई किया था कि ये कानून गलत थे, तो आज आप क्यों ला रहे हो? देखिए इनका नाटक देखिए, वो ला रहे थे तो इन्होंने विरोध किया, आज ये ला रहे हैं तो वो विरोध कर रहे हैं। ये मिली भगत है इनकी। ये किसान के हितैषी आज तक हुए नहीं हैं, ना ओपोजिशन वाले, ना ही जो आज सरकार में बैठे। और ये चाहते हैं कि ये दोनों आपस में गद्दी बदलते रहे, एक बार वो आ जाए, एक बार वो। देखिए राकेश टिकैत ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जींद में बहुत बड़ी पंचायत थी। देखिए सुनिए, 28 तारीख के बाद से मैं तो उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनका बीजेपी का एक एमएलए है लोनी से विधायक है, नंद किशोर गुजर, मैं धन्यवाद करूंगा। कितने अच्छे विधायक हैं, वो गुंडों को लेकर के राकेश टिकैत को मारने पहुंच गए यहाँ पर। कितने अच्छे हैं ये, यानी कि हे भगवान, जिसको जनता ने चुन के भेजा वो बता रहे हैं, जनता ने चुन के भेजा है। और वो क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। मैंने गृह मंत्री से कई बार जवाब मांग लिया। आप देश के गृह मंत्री अगर बैठे हैं, नाजायज तरीके से बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं, आप जवाब दीजिए उसकी चिट्ठी का। इतनी गंदी भाषा लिखी है उस चिट्ठी में, क्यों नहीं बता रहे गृह मंत्री? ये इतनी चीज़ को लेकर के फटाफट खड़े हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये उस केस में क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे उसमें क्या लिखा है? उसने ये लिखा है, अगर आप एक्शन नहीं ले सकते, ये गुंडे और बदमाश हैं। राकेश टिकैत को गुंडा बदमाश बोला। राकेश टिकैत के पिताजी से मेरे बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं सुरेंद्र। जब चौधरी देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे तो 29 नंबर प्रेसिडेंट स्टेट में उनकी कोठी थी, वहाँ 3 बार महेंद्र सिंह टिकैत साहब से 1.5 2 घंटा हमारी पर्सनल मीटिंग हुई है, बहुत अच्छे। और वही रूप हमें राकेश टिकैत के अंदर, जिस दिन ये 28 तारीख की जो घटना हुई है, राकेश टिकैत अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि इनकी भावनाएं जो थी आहत हुई हैं, बहुत आहत हुई हैं। पूरा देश पीड़ा में है उस दिन से। और राकेश टिकैत के वो जो आंसू गिरे थे, वो आंसू मोती बन गए हैं, वो मोती बन गए। और उन्होंने जो नारा दिया था कि अब मैं जल नहीं ग्रहण करूंगा, खाऊंगा नहीं कुछ भी, जब तक मेरे गांव से जल नहीं आएगा। और वो जल का सिलसिला आज भी जारी है, विदेशों से जल आ रहा है। अभी इंग्लैंड से आए थे, परसों अमेरिका से आए हैं, और कल न्यूजीलैंड से एक दंपति कलश भर के जल का लाया है, राकेश को और युद्धवीर को हवाले करके गया है। यानी देखिए, राकेश ने तो ये भी नारा दिया है, किसान की बातों पे, मोदी सरकार की बातों पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? वो लगातार बोल रहे हैं कि हाँ आप चर्चा करिए, आप मुलाकात करिए, लेकिन 10 मुलाकातों के बावजूद भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है। तो क्या कारण है कि सरकार की बातों पर आपको यकीन नहीं आ रहा है? सुरेंद्र, सरकार की बात यकीन करने लायक है ही नहीं। आप ये बताइए, 11 मीटिंग हो गई हैं, 11 मीटिंग हो रही हैं और वो किसानों को अनपढ़ बता रहे हैं। मैं कहता हूँ इनके मंत्री अनपढ़ हैं।
एक मंत्री इनके जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ में एक सहायक मंत्री बन के आते हैं पीयूष गोयल, वो अपने महकमे को तो संभाल लो, रेलवे की क्या हालत हो रही है उसको तो संभाल लो, इसको क्या संभालेंगे वो एग्रीकल्चर को क्या संभालेंगे? इनके पास समझ नाम की चीज़ है। आप बताइए, एक ही नारा लगा हुआ है कि कोई विकल्प बताइए, दूसरा विकल्प बताइए। किसान बार बार कह रहे हैं ये 3 काले कानून रद्द होंगे, खत्म होंगे तभी जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। और यानी समझ में नहीं आ रहा तो सरकार को नहीं आ रहा है, किसानों को सब कुछ समझ में आ गया है। और अभी भी प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है संसद से, ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उन्होंने जवाब दिया है उसमें यह भी कहा है हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हक में हैं, हम किसानों की पीड़ा समझते हैं और किसान अपना प्रस्ताव भेजें। यार ये क्या अनपढ़ जैसी बातें करते हैं, क्यों प्रस्ताव भेजा? इनकी सिंपल सी बात है, काले कानून रद्द करो, तुरंत रद्द करो, लीगलाइज तरीके से एमएसपी का कानून बनाइए। सिंपल सी 2 लाइन है। और तीसरी लाइन जोड़ दिए, प्रधानमंत्री महोदय इस्तीफा दीजिए वरना ये देश आपको निकालेगा। शायद उसमें ज़्यादा शर्म आएगी। मतलब जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान यहाँ से अड़े रहेंगे और हटेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं हटेंगे सुंदर, केवल काला कानून रद्द होने से भी नहीं हटेंगे। काला कानून रद्द होगा, एमएसपी का लीगलाइज कानून बनाएगा, अगर ये सरकार ने बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद ईवीएम भी खारिज होगी, उसको भी यही कर दें तो अच्छी बात है। नहीं तो ये सरकार जाएगी, निश्चित है ये सरकार नहीं रहेगी। सरकार 140 करोड़ लोगों की होती है, ये चंद मुट्ठी भर लोगों की, 2 घरानों की नहीं होती है, ये 140 करोड़ लोगों की है। और ये तो चुनी हुई सरकार नहीं है, हमें संवैधानिक सरकार चाहिए। बाबा साहब के संविधान के मुताबिक जो चीज़ लिखी है वो इस देश में चाहिए। ये क्या संविधान में लिखा है, ये जो इन्होंने बॉर्डर बना दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर से खतरनाक हालात का। मैं तो जिस दिन पहले दिन ये देखे तो मैं घबरा गया रात को। देखिए मैं भी एक भारतीय सेना का सिपाही हूँ, मैं घबरा गया एकदम से जब ये बॉर्डरों पर देखा। मैंने सोचा पाकिस्तान और चाइना शायद हमारे उन बॉर्डरों को तोड़ के यहाँ पहुँच गए हैं, शायद उनको रोकने के लिए बनाए हैं। फिर मुझे पता किया ये क्या है, क्या पाकिस्तान आ गया, यहाँ चाइना आ गया? अरे नहीं सर, ये तो किसानों के लिए बनाए। मुझे शर्म आई है, प्रधानमंत्री को शायद नहीं आई होगी क्योंकि उनको इज्जत नाम की चीज़ ही नहीं है, उनको शर्म कहाँ से आएगी? मुझे शर्म आई, मेरे किसान के लिए ये बैरियर पैदा किए जा रहे हैं, ये रुकावटें डाली जा रही। अरे तुम उसको मारने पर तुले हो, 73 साल से तुमने दिया क्या है किसान को? देखिए सुरेंद्र, अब तीनों कानून काले कानून रद्द होंगे, एमएसपी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू होगी। ये बोल दिया किसानों ने, वो रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी, इसलिए सरकार फंस गई है। पहले अगर चुपचाप कर देते तो शायद ये कानून काले करा के चले जाते, अब नहीं जाएंगे। अब सरकार के साथ ही विदाई होगी, किसानों की जो विदाई होगी वो सरकार के साथ विदाई होगी, सरकार की भी विदाई होगी उसी के साथ किसानों की। इससे पहले किसान हिलने वाले नहीं, सुनिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।